दैट्स ग्रेट। ये सिक्के और घड़े बहुत प्राचीन काल के हैं। तुम नहीं जानते दिनेश कि हमने कितनी बड़ी खोज की है। इन सिक्कों की कीमत आज की तारीख में अरबों में होगी, अरबों में। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी मंगाओ और खजाने को सुरक्षित हिंदुस्तान म्यूजियम ले चलो। ओके सर। उत्तम जी, ऊपर से ऑर्डर आया है कि खुदाई में मिले सामानों का उद्घाटन कल आपके हाथों से ही होना चाहिए। सब खाली है? हेलो पुलिस। ना ही ताला तोड़ा गया है और ना ही ताले से कोई छेड़खानी की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कारनामा म्यूजियम के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। आप यहाँ क्या करते हैं? सर, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, सतीश सिंह। तो सतीश जी, आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो गया? आप तो इंचार्ज हैं, मतलब कैसी सिक्योरिटी है? कहीं इन सबके पीछे आपका हाथ तो नहीं? सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया। तुम बताओ, खुदाई से मिला सामान अंदर रखने के बाद कोई अंदर आया था या कोई बाहर गया हो? जी सर, खुदाई में मिला सामान कल 5 बजे लाया गया था। फिर 6 बजे म्यूजियम बंद हो गया था। सब लोग चले गए थे, लेकिन 7 बजे सतीश जी और उत्तम जी दोबारा अंदर गए थे। सर, इनके आने तक सीसीटीवी भी ठीक था, लेकिन जाने के बाद सब खराब हो गया था। कामिनी जी, आप चेक करके आइए। यस सर। हाँ तो सतीश जी, जो गार्ड ने कहा इस बारे में आपका क्या कहना है? जो सच है वही कहेंगे सर। गार्ड ने सही बताया है आपको। दरअसल मेरा मोबाइल अंदर छूट गया था तो मैं उसे ही लेने आया था। मोबाइल आपका छूटा है तो उत्तम जी क्यों आए थे आपके साथ? क्योंकि इस म्यूजियम की एक चाबी मेरे पास और दूसरी चाबी इनके पास रहती है, इसलिए जब तक दोनों चाबी लगाई नहीं जाती म्यूजियम का दरवाजा नहीं खुलता इंस्पेक्टर। इसलिए मुझे भी आना पड़ा। सर, सीसीटीवी फुटेज में सतीश जी और उत्तम जी के सिवाय दोबारा कोई ना तो आया ना तो गया, लेकिन इनके जाने के बाद की फुटेज नहीं है। आई थिंक सीसीटीवी खराब हो गया था, जैसे कि गार्ड ने बताया। देखिए उत्तम जी और सतीश जी, परिस्थिति के हिसाब से मेरा शक अभी तक केवल आप दोनों पर ही है। सच स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम सजा होगी, वरना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर उस बहुमूल्य धरोहर को मुझे ही चुराना होता तो मैं खुदाई के बाद उन सिक्कों को यहाँ क्यों लेकर आता? और सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक मेरी ईमानदारी पर एक भी दाग नहीं लगा है और आप बिना किसी सबूत के मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उत्तम जी, ये सारा सामान आपकी निगरानी में यहाँ आया था? जी नहीं, मेरे असिस्टेंट दिनेश की निगरानी में आया था। दिनेश आप है ना? जी। तो शुरू हो जाइए जो भी आपको पता है। सर, मेरी निगरानी में सामान आया जरूर था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि सिक्के कैसे और कहाँ गायब हुए हैं। उत्तम जी, खुदाई में सिक्कों के अलावा और क्या क्या मिला था? सर, इन घड़ों के अलावा खुदाई में एक और बड़ा घड़ा मिला था। ये बेशक खाली था, लेकिन प्राचीन होने की वजह से इसकी खोज भी एक उपलब्धि है हमारे लिए। उत्तम जी, सतीश जी, चोर पहले से ही अंदर था। क्या? पहले से? ये कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है नहीं उत्तम जी, यही हुआ है। उस चोर की हाइट 4 फुट से कम थी जो इसके अंदर छुपा था। म्यूजियम के बंद होते ही वो बाहर आया, उसने अपना काम किया और रात सुबह जब म्यूजियम खुला तो वो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से सारे सिक्के लेकर निकल गए। लेकिन सर, हम उस छोटी हाइट वाले चोर को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ। हमारे पास उस चोर की फोटो है।
कामिनी, पता करो इस चोर के बारे में। सर, छोटी हाइट वाले चोर का पता चल गया। नाम गुड्डू छतरी है और सट्टा गली खोली नंबर 12/2 में रहता है। ये तो वही ऑयल है ना जो उस दिन म्यूजियम में उत्तम जी लगा रहे थे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? उत्तम जी, हम यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि जिसने चोरी की थी उसका खून हो चुका है। और जिससे चोरी करवाई है उसने गुड्डू को इसलिए मारा है ताकि हम उस तक ना पहुंच पाए। वैसे आप ये ऑयल कब से लगा रहे हैं सर? बहुत साल हो गए। ये दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही ऑयल मरने वाले गुड्डू के हाथ पर भी लगा था। आपको मुझ पर शक है, लेकिन इंस्पेक्टर मैं आपको बता दूं कि जो इंसान अपना बाजू सही से नहीं हिला सकता वो किसी का खून भला कैसे कर सकता है। एक बात और, कल आपके म्यूजियम से जाने के 1 घंटे बाद मैं दिल्ली चला गया था। म्यूजियम की चोरी की इंक्वायरी बैठी थी और आज सुबह ही आया हूँ। क्या करूं, शक करने की आदत है, पर कोई नहीं, मुजरिम को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। दिनेश, मैं स्टार्ट करने में मदद करूं? दिनेश, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? नहीं सर। क्यों? फिर तुम्हारी बाइक के हैंडल पर यह दर्द वाली ऑयल कैसे लगी? वो उत्तम सर की मालिश की थी तो हाथ धोना भूल गया था। मैं हाथ धोकर आता हूँ। हाथ बाद में धोना, पहले मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा धो डालूंगा, वो भी बिना साबुन के। गुड्डू को क्यों मारा? क्यों मारा? बोल। सर मारी मत, सर मारी मत। मैं बताता हूँ सर। सर, मुझे जैसे ही पता चला कि सिक्कों की कीमत अरबों में है तो मुझे लालच आ गया और मैंने ये सब प्लान कर लिया। और मैं गुड्डू को पहले से ही जानता था, तो मैंने ही उससे सिक्के चुराने के लिए कहा था और 5 लाख में डील डन कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से उसे उन सिक्कों की कीमत का पता चल गया और वो आधे पैसे मांगने लगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सिक्कों को देने से मना कर दिया और फिर मुझे मजबूरी में उसे मारना पड़ा सर। लालच इंसान को अंधा ही नहीं खूनी भी बना देता है। अब जिंदगी भर सड़ना तुम जेल में, लगाते रहना मत तेल। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ अपने काम से शहर से बाहर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रास्ते के साइड में थोड़ी दूर पर एक बड़ा घर है जिसमें आग लगी है और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर आग की लपेट में आया है। घर का वॉचमैन बताता है कि घर के अंदर घर के मालिक राहुल हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी बिना वक्त गवाए आग में कूद जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक इंसान वहाँ पर है। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उसके पास गए और उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्हें पता चला कि वो राहुल है और उसकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने राहुल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी तहकीकात जारी रखी। तुम तो यहाँ के वॉचमैन हो ना, बताओ कैसे लगी घर में आग? मैं नहीं जानता साहब। वॉचमैन होकर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मालिक के घर में आग कैसे लगी? नहीं साहब, मैं सच में नहीं जानता ये आग कैसे लगी। मैं तो खाना खाने बाहर गया था, वापस आया तो आग लग गई थी। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी चौंक गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राहुल की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि पानी में डूबकर हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उलझन में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है सर? हमने खुद राहुल को आग से बाहर निकाला था, तो वो वहाँ पानी में डूब के कैसे मरा?
उसके फेफड़ों में पानी कैसे मिला? सिर्फ पानी नहीं कामिनी, लो क्लोरीन वाला पानी। मतलब सर? मतलब ये कामिनी कि राहुल के फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम है। इंस्पेक्टर राठौर ने हवलदार लालू पटेल को कम क्लोरीन वाले पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है ये पता करने को कहा। थोड़ी देर बाद लालू पटेल इंस्पेक्टर राठौर के पास आया। सर, आपने जैसा बताया था हमने जानकारी निकाली है। कम क्लोरीन वाला पानी ज्यादातर वाटर पार्क या स्विमिंग पूल में यूज होता है। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल? सर, लेकिन राहुल के घर में या घर के आसपास कोई भी स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं है। यही तो मिस्ट्री है कामिनी कि आखिर पानी में मौत हुई तो हुई कैसे। सर जी, राहुल तो स्पोर्ट क्लब का मेंबर था ना, शायद वहाँ से कोई सबूत मिले। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल राहुल के स्पोर्ट्स क्लब गए। वहाँ उन्होंने क्लब के रिसेप्शनिस्ट से बात की। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कुछ दिन पहले अंकित सर और राहुल सर के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? सर, 2 हफ्ते बाद एक नेशनल टूर्नामेंट होने वाली थी। अंकित सर चाहते थे कि वो उस टूर्नामेंट की टीम को लीड करे, लेकिन कमेटी ने राहुल सर को चुना था। बस इसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ था। तभी लालू पटेल को क्लब के स्विमिंग पूल के पास एक छोटा सा खून का धब्बा मिला। उसने कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने लालू पटेल को खून और क्लब के स्विमिंग पूल के पानी का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी अंकित के घर पहुंचे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन आप यहाँ? बात क्या है सर? आपके दोस्त मिस्टर राहुल की डेथ हो गई है, आपको तो पता ही होगा। जी सर, मुझे पता चला इस बारे में। बहुत बुरा हुआ सर, राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। इसलिए अपने अच्छे दोस्त को इतनी दर्दनाक मौत दे दी, उसका घर जला दिया और राहुल को भी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों राहुल को मारूंगा? क्यों? क्योंकि टीम की लीडरशिप तुम्हें चाहिए थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ था राहुल का, और इस बात पर तुम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। हमारा झगड़ा जरूर हुआ था सर, लेकिन सिर्फ जुबानी लड़ाई हुई थी। हम दोनों में कोई हाथापाई नहीं हुई थी। तो राहुल की मौत कैसे हुई? मुझे क्या पता सर। हम दोनों के झगड़े के बाद राहुल ठीक ठाक क्लब से बाहर चला गया था। वो तो पता चल ही जाएगा कि क्लब में खून हुआ है या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां से चले गए। अगले दिन लालू पटेल लैब की रिपोर्ट लेकर इंस्पेक्टर राठौड़ के पास पहुंचे। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ फिर से चौंक गए। क्या हुआ सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? कामिनी, ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। राहुल की मौत क्लब के स्विमिंग पूल के पानी में नहीं हुई है। उसके फेफड़ों में मिला पानी और स्विमिंग पूल का पानी अलग अलग है। ऊपर से स्विमिंग पूल के पास मिला खून भी राहुल का नहीं है। अगर स्विमिंग पूल में भी राहुल की मौत नहीं हुई तो फिर कहाँ हुई है? इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्लब में जाकर वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें साफ दिख रहा था कि अंकित और राहुल में कोई हाथापाई नहीं हुई है और राहुल क्लब के बाहर भी गया था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी फिर से स्पोर्ट्स क्लब गए। वहां उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स गर्ल से बात की जो नेशनल लेवल पर खेलने वाले थे। हम आप सबसे आपके लीडर राहुल सर के बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं। हमें बताएं कि राहुल सर का बिहेवियर कैसा था सबके साथ। राहुल सर तो बहुत अच्छे थे सर, सबके साथ अच्छे से रहते थे और अपने काम को लेकर बहुत लॉयल भी थे, बहुत मेहनती थे। तुम कौन? सर, मैं राहुल सर की टीम में प्लेयर थी। पता नहीं इतने अच्छे इंसान को किसी ने जलाकर क्यों मार डाला। बाकी सब लड़कियों ने भी राहुल के बारे में यही कहा। इंस्पेक्टर राठौड़ को समझ नहीं आ रहा था कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर राहुल को मारा किसने और क्यों। कामिनी, एक बात तो कंफर्म है कि राहुल का खून क्लब के ही किसी मेंबर ने किया है, लेकिन किसने? सर, मुझे लगता है हमें क्लब के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। शायद पास्ट में कुछ छुपा हो।
राइट कामिनी? लेकिन सर, हम ये सब पता कैसे लगाएंगे? क्लब में। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी क्लब पहुंचे और क्लब मेंबर्स के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को एक सीनियर सिटीजन मेंबर मिस्टर नंद कुमार की फाइल मिली, जिन्होंने हाल ही में क्लब मेंबरशिप क्लोज किया था। राठौड़ ने रिसेप्शन पर जाकर नंद कुमार जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। वहां उन्हें पता चला कि नंद कुमार जी इस क्लब के बहुत पुराने मेंबर थे और वो आज भी क्लब के प्लेयर्स और सारे कमेटी मेंबर्स के कांटेक्ट में हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राहुल सर कॉल पर नंद कुमार जी से झगड़ा कर रहे थे। नंद कुमार जी, आपके दिन गए। आप जब स्पोर्ट क्लब चला रहे थे तो बात अलग थी, कंपटीशन कम थे। आज कितने कंपटीशन बढ़ गए हैं। आपने अपने हिसाब से क्लब चलाया, अब हमें अपने हिसाब से चलाने दीजिए। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्लब से उनका एड्रेस निकाला और उनसे बात करने पहुंचे। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, आना पड़ा। राहुल के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, पता चला। बहुत अच्छा लड़का था राहुल। अच्छा था तो आपका उससे झगड़ा क्यों हुआ था? जी मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था राहुल के साथ। अच्छा, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, हमें सब पता है। आपका फोन पर झगड़ा हुआ था, छुपाने से सच नहीं छुपता। जी मैं सच कह रहा हूँ, हमारा फोन पर झगड़ा हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि मैं राहुल का खून कर दूं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता, किसी का खून क्या करूंगा। इंस्पेक्टर राठौड़ वहां से चले गए और अगले ही दिन वो नंद कुमार जी के पास पहुंचे और उन्हें अरेस्ट कर लिया। सर, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया? तभी सामने उन्होंने प्रीति को देखा। प्रीति को देखकर नंद कुमार जी समझ गए कि पुलिस को सब सच पता चल गया है। हाँ, ये सच है कि राहुल सर को मैंने ही मारा है और ये बात नंद कुमार सर भी जानते थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुल लीडर के नाम पर एक धब्बा था। प्रीति ने बताया कि राहुल दूर से आई हुई गरीब घर की लड़कियों का फायदा उठाता था। जो लड़कियां क्लब की फीस नहीं भर पाती थी, वो उनसे अपने घर के सारे काम करवाता था। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, जैसे कि हम प्लेयर्स की कोई इज्जत ही ना हो। और ये बात जब नंद कुमार जी को पता चली तो उन्होंने इन सब का विरोध किया। जी हाँ, फोन पर मेरी बहस इसी बात पर हुई थी कि मैं राहुल को समझा रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। गुस्से में एक दिन जब मैं उसके घर गई और उसका सच सामने लाने की धमकी दी तो वो नशे में था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। हम दोनों में हाथापाई भी हुई और मैंने उसका सिर पकड़कर फिश टैंक में डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसी को मुझ पर शक न हो, इसीलिए मैंने घर में आग लगा दी। लेकिन सर, आपको प्रीति पर शक कैसे हुआ? कामिनी, मैंने नंद कुमार और बाकी सभी के नंबर्स को ट्रैक किया था और उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल शाम को प्रीति ने नंद कुमार जी को कॉल किया था। तुम घबराओ मत प्रीति, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि राहुल को तुमने मारा है। तो बस मिल गया खूनी और सबूत। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं एबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। तभी वहां एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहां बस चाय पी
और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। मैंने ये सब पैसों के लिए किया।
पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है। और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है। वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे। और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी। और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। इंस्पेक्टर राठौर अपनी टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर की खबर पर पड़ी कि एक 28 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकली लेकिन वापस अपने घर नहीं आई, और 2 महीने में ये खबर दूसरी बार छपी थी। तभी कामिनी भी अखबार लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आई और उन्हें वही खबर दिखाने लगी। सर, ये खबर पढ़िए सर। मैं भी वही देख रहा था कामिनी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियां अलग अलग शहरों से अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई, और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली। ये राज क्या हो सकता है कामिनी? पता लगाना पड़ेगा। सर, ये तो कोई भूत जैसा लागत है। आप खुद ये सोचो ना,
इतनी लड़कियां गायब हुई और किसी को कोई खबर ही नहीं। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है, शायद इससे हमारी कोई मदद हो सकती है। राठौर ने लैपटॉप में सारी डिटेल्स देखी। मदद तो होगी इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन यह कातिल बहुत ही शातिर है, इसीलिए हमें भी इस बार अलग चाल चलनी होगी। मतलब सर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? कामिनी, इस कातिल ने 6 लड़कियां गायब की हैं और ताजुब की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, वो सब अनाथ थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उन सभी लड़कियों की लिस्ट फिर से चेक की और उनकी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन भी निकाली। उससे उन्हें एक क्लू मिला जो शायद उन्हें असली गुनहगार तक पहुंचा सकता है। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक काली गुफा में एक तांत्रिक महायज्ञ कर रहा था। उसके सामने एक दुल्हन की तरह गुड़िया थी और एक गुड्डा था। सभी गुड़ियों को नींबू से बांधा था और बाजू में तन्वी और आकाश को रस्सी से बांध रखा था। बस एक और बलि, फिर सारी शक्तियों का मैं अधिपति बन जाऊंगा। कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में दोनों को होश आता है। मुझे जाने दो, मुझे क्यों बांध कर रखा है? मुझे भी जाने दो, हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। चुप रहो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, समझे? 3 हफ्ते पहले तन्वी और आकाश मंगेतर थे। तन्वी 3 हफ्ते से आकाश के साथ रिलेशनशिप में थी। उनकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और तन्वी की अच्छी बातों की वजह से उसने तन्वी को शादी के लिए प्रपोज भी किया और तन्वी ने भी हाँ कर दी थी। तन्वी एक टीचर थी और आकाश एक अकाउंटेंट। तन्वी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए आकाश तन्वी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तन्वी को अपने घर लेकर आया था। आकाश, तुम्हारा टिफिन रेडी है, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, बाय। तन्वी के स्कूल जाने के बाद आकाश भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन तन्वी ने आकाश से कहीं बाहर जाकर घूमने की बात कही। आकाश, कितने दिन हो गए हमें एक साथ रहते हुए, लेकिन तुम एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। चलो ना, कहीं बाहर जाकर आते हैं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ तन्वी, लेकिन तुम देख रही हो ना ऑफिस के काम का कितना प्रेशर है। बताओ कैसे टाइम निकालूं? तुमने मुझे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलवाया। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता है। तन्वी, तुम तो जानती हो ना, कुछ रिश्तेदार रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बैठे रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच आए, इसीलिए सबको डायरेक्टली हमारी शादी में इनवाइट करेंगे, ओके? और रही बात घूमने जाने की, तो इस महीने के लास्ट वीक पक्का जाएंगे, ओके? ओके। कुछ दिनों बाद आकाश तन्वी को घुमाने लेकर गया। बारिश का मौसम था। तन्वी और आकाश अपनी गाड़ी में एक जंगल की ओर जा रहे थे। आकाश, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। मतलब ये कि वो जगह इतनी खूबसूरत है कि तुम वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहोगी। कामिनी, कुछ पता चला? हाँ सर, हमें अभी निकलना होगा सर। आकाश तन्वी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर गया, जो कि एक जंगल में थी। आसपास झरने, चारों ओर हरियाली। आकाश ने नदी के किनारे एक टेंट लगाया जहां वो आराम कर सके। तन्वी ने वहां बहुत एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद टेंट में आराम करने के बाद तकरीबन 11 बजे आकाश ने तन्वी को उठाया और बाहर चलने की जिद करने लगा। तन्वी को इतनी रात में बाहर जाने से डर लग रहा था, लेकिन आकाश जबरदस्ती उसे लेकर गया। जंगल में चलते चलते आकाश तन्वी को एक गुफा में लेकर गया। गुफा के अंदर जाते ही किसी ने तन्वी और आकाश के सिर पर पीछे से वार किया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। फिर उन्हें उठाकर एक जगह रखा गया। तांत्रिक बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो एक ही है ना?
फेक है मतलब? तुम जानते हो इसे? ये सब तुमने किया है आकाश? हाँ, ये सब इसने ही किया है। और तुम्हें ही नहीं, इससे पहले 6 लड़कियों को वो इसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ मेरे पास लाया है, बलि देने के लिए। ये सच कह रहा है तन्वी, लेकिन इस बार इसने मुझे ही धोखा दे दिया है। इस कार्य में 8वीं बलि एक आदमी की देनी होती है, और तुमसे बेहतर कौन होगा मेरे बलि के लिए? ऐसा कहकर तांत्रिक अपनी पूजा करने लगा। तन्वी और आकाश दोनों अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक का यज्ञ पूरा हुआ। उसने बाजू में रखी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर मंत्र के जाप किए। उसके बाद वो तन्वी को मारने ही वाला था कि पीछे से एक गोली चली और तांत्रिक के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। पीछे जब देखा तो इंस्पेक्टर राठौर अपनी टीम कामिनी और लालू पटेल के साथ वहां आए थे। कौन सही है और कौन गलत, ये अब पुलिस स्टेशन में जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौर तांत्रिक और आकाश को पुलिस स्टेशन लेकर गए। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि आईने में खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। मैं कई सालों से एक यज्ञ कर रहा था, एक महाशक्ति पाने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे हाथ निराशा ही लगी। फिर मुझे पता चला कि इस यज्ञ के लिए 8 नर बलि देनी होती है, जिसमें 7 लड़कियां और एक लड़का होना चाहिए। तांत्रिक ने बताया कि उसे बलि तो देनी थी, लेकिन यज्ञ के दौरान वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे लड़कियां लाकर दे सके। फिर एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश से बात करने के बाद उसे पता चला कि आकाश को पैसों का मोह है। इसीलिए उसने आकाश को पैसों का लालच दिया और लड़कियों को लाने के लिए कहा। और पैसों के लालच में मैं भी तैयार हो गया। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आई साहब, कि आपको कैसे पता चला कि ये सब उसी गुफा में हो रहा है? वो तो इस शहर से काफी दूर है। इस काम में हमारी एक स्पेशल इंसान ने बहुत मदद की है। वो कौन सर? अपने सामने तन्वी को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्वी तुम? हाँ, मैं क्राइम स्पेशलिस्ट तन्वी कुमार। तुम्हें क्या लगा प्लानिंग सिर्फ तुम कर सकते हो? तुम्हें और तुम्हारे साथी को पकड़ने के लिए हमने ये प्लान किया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ सर? हमका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पानी सर के ऊपर से जा रहा है सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब उन 6 लड़कियों की लिस्ट उन्होंने देखी और सोशल मीडिया पर जब उनके बारे में सर्च किया तो पता चला कि उन सभी लड़कियों का एक कॉमन फ्रेंड है और एक लड़की के मरने के बाद उसने दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी है। और हर महीने ऐसा ही होता है। फेसबुक पर लड़कियों से बात करना, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना, ये आकाश का काम था। इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर ने तन्वी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। और प्लानिंग के मुताबिक तन्वी ने एक फेक प्रोफाइल बनाकर पहले आकाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर हर बात पर हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन तन्वी हर पल की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर राठौर को देती थी। आकाश ने घूमने जाने की बात की तो इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अब इस प्लानिंग का आखिरी दांव शुरू हो गया है। इसलिए तन्वी ने पहले ही इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी, जिसके जरिए वो गुफा तक पहुंचे। लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं राठौर, क्या प्लानिंग की है तुमने? हाँ सर, आप तो कमाल के हो। हाँ, बस बस इतनी भी तारीफ मत करो, अपना तो ऐसा ही है। एक आदमी कॉल उठाता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। तुम्हें जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो बॉस, काम हो जाएगा। आप बस रोकड़ा तैयार रखना, काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये दिवाली उनकी काली दिवाली होनी चाहिए। दिवाली का माहौल था। ओशन कंपनी के मालिक सदानंद के घर में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी। लेकिन सदानंद की बेटी अनन्या परेशान थी। वो अपने कमरे में बैठे किसी को बार बार कॉल किए जा रही थी। इतना टाइम हो गया लेकिन आकाश का कोई कॉल ही नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद है।
तभी सदानंद अनन्या को लेने के लिए उसके कमरे में आते हैं। अनन्या बेटा, क्या कर रही हो तुम? हम सब कब से तुम्हें बुला रहे हैं। नीचे चलो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं बस अभी आती हूँ पापा, आप चलिए ना आगे। नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। सदानंद अनन्या को सबके साथ नीचे ले गए। क्या यार, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। देख, रंगोली मुझे अकेली बनानी पड़ी और सारे दिए भी मैंने ही जलाए तेरी राह देखते देखते। चल अभी एंजॉय करते हैं। सभी लोग पटाखे जलाने के लिए गार्डन में गए। पटाखे जलाते जलाते सभी लोग बेहोश होने लगे और जब सबको होश आया तो वहाँ अनन्या नहीं थी। सभी को टेंशन होने लगी कि अनन्या कहाँ गई। सदानंद ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं शिवांश बंगले से बात कर रहा हूँ। ओशन कंपनी का मालिक सदानंद। सर मेरी बेटी गायब हुई है सर। आप प्लीज जल्दी हमारे घर पर आ जाइए। आप घबराइए मत, हम अभी वहां पहुंचते हैं। यहाँ क्या हुआ था, हमें पूरी बात बताइए। सर, आज दिवाली के पहले दिन हम सब तैयार होकर नीचे पटाखे जलाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं। सभी गार्डन में बेहोश हो गए और जब हम सबको होश आया तो हमने देखा कि अनन्या यहाँ पर नहीं थी। हमने फौरन फिर आपको कॉल किया। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही अनन्या को ढूंढ लेंगे। एक बात बताइए, ये सारे पटाखे लाया कौन था? जी, हमारे घर का नौकर रामू हर साल यही पटाखे लाता है। रामू ने बताया कि वो हर साल एक ही शॉप से पटाखे लाता है और इस साल भी वहीं से लाया था, लेकिन रास्ते में आते वक्त किसी का धक्का लग गया था और उसने पटाखे उठाने में उसकी मदद भी की थी। कामिनी समझ गई कि जो आदमी रामू से टकराया था उसने ही पटाखे बदले हैं। कामिनी ने रामू से उस आदमी का स्केच बनवाया। कामिनी और लालू पटेल उस आदमी की तलाश करने लगे। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आता है कि कंपनी के पास वाले झील में एक डेड बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। झील में एक आदमी की लाश थी। उन्होंने जब लाश को बाहर निकाला, उसकी तस्वीर जब सदानंद को दिखाई तो उसने कहा कि ये उनके कंपनी का वर्कर है, आकाश। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल सदानंद के कंपनी में गए। वहाँ वो सभी से पूछताछ कर रहे थे और कंपनी में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगे। लालू पटेल के हाथ एक चिट्ठी लगी। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा हमारे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी करनी चाहिए। तुम्हारा आकाश। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन सदानंद इसके लिए राजी नहीं थे। तभी तो पूरे केस में उसने आकाश का नाम नहीं लिया। लगता है सर, सारा माजरा अब सदानंद ही खोल सकते हैं। तीनों सदानंद के घर गए। वहाँ नंदू, सदानंद और ऋचा भी थे। सर, अनन्या का कुछ पता चला? कहाँ है वो? सदानंद जी, आकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी कंपनी में काम करता था, एक मामूली वर्कर था और आपकी बेटी का प्रेमी भी। क्यों, सही कहा ना? अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी ने देखा कि ऋचा थोड़ी सहम गई है। ऋचा, क्या तुम कुछ जानती हो? जानती हो तो हमें बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऋचा ने बताया कि एक दिन जब वो अनन्या से मिलने उसके रूम में जा रही थी तो उसने देखा कि सदानंद अंकल वहाँ पर थे और उन दोनों का झगड़ा हो रहा था आकाश को लेकर। मैं आकाश से प्यार करती हूँ पापा। तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो अनन्या? जितने में उसका पूरा घर है उतने में तो सिर्फ तुम्हारा बेडरूम है। एडजस्ट कर लूंगी पापा। एडजस्ट माय फुट। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो आकाश को भूल जाओ, नहीं तो मैं उसे। अब आपका क्या कहना है सदानंद जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही आकाश का खून किया और इस केस से ध्यान भटकाने के लिए अनन्या का किडनैप करवाया? हाँ, मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे सच में मार दूंगा। मैं आकाश को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी बात सच है कि वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था
और शायद इसी वजह से मैं कुछ हद तक उसे पसंद करने लगा था और हो सकता था कि शादी के लिए भी मान जाता। सदानंद से बात करने के बाद कामिनी और राठौड़ वहाँ से चले गए। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी सदानंद के ऑफिस में गए कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। फुटेज लेकर कामिनी पुलिस स्टेशन पहुंची और फुटेज इंस्पेक्टर राठौड़ को दिखाई। फुटेज में उन्होंने देखा कि वही आदमी है जिसके स्केच को रामू ने बनवाया था। फुटेज में वो किससे बात करता हुआ नजर आ रहा था ये ठीक से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि दूसरा आदमी पीठ की तरफ किए खड़ा था। लेकिन फुटेज को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। कामिनी, ये देखो, इस आदमी के हाथ में एक घड़ी है। ऐसी ही घड़ी मैंने नंदू के हाथ में देखी थी। कामिनी और राठौड़ फौरन सदानंद के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नंदू बंगले से बाहर जा रहा है। राठौड़ और कामिनी ने उसका पीछा किया। नंदू एक चौक के पास आकर रुका और चौल में चला गया। वहां एक घर में घुस गया। कामिनी और राठौड़ ने उसका पीछा किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शहर छोड़ के चले जाओ। साहब, आपने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया तो मैं कैसे चला जाऊं? ये लो पैसे और अभी के अभी यहाँ से दूर चले जाओ। तभी वहाँ राठौड़ और कामिनी पहुँच गए। वो आदमी और नंदू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन राठौड़ और कामिनी ने उन्हें पकड़ लिया। बताओ, तुमने ही अनन्या को किडनैप करवाया है ना? और आकाश को भी तुमने ही मारा होगा। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस अपने बड़े भाई सदानंद को सबक सिखाना चाहता था। नंदू ने बताया कि कंपनी का सारा कारोबार वो देखता था, लेकिन उसके काम का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ बड़े भैया के ही नाम था। वो बताता है कि सारा प्रॉफिट भैया का, जबकि मेहनत वो करता था। इसीलिए उसने सदानंद को सबक सिखाने की ठान ली और उस आदमी को पैसे देकर पटाखों की अदला बदली करवा दी ताकि दिवाली में आए मेहमानों को चक्कर आए और सारा इल्जाम सदानंद पर आ जाए। लेकिन अनन्या की किडनैपिंग की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। सर, मैं अपने भाई से नफरत जरूर करता हूँ, लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है। प्लीज उसे बचा लीजिए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आया कि जेबी नगर रोड पर कुछ लड़कियों को बेचने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे हैं। कामिनी और राठौड़ जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और लड़कियों को बचा लिया। उसमें अनन्या भी थी। अनन्या जैसे ही कामिनी के पास जाने लगी, एक नकाब पहने पूरे काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी और अजीब आवाज में बोलने लगा, मैं इसे मार डालूंगा। कामिनी ने चालाकी से उस आदमी के बंदूक के ऊपर गोली चलाई और उसे पकड़ लिया और जब उसका नकाब उतारा तो वो रिचा थी। ये देखकर अनन्या दंग रह गई। रिचा, ये सब तुमने किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। रिचा ने बताया कि उसके पापा सदानंद की कंपनी में काम करते थे। एक हादसे के दौरान कंपनी में उनकी मौत हो गई, लेकिन सदानंद ने उनके इलाज का खर्चा तक नहीं दिया और ना ही कोई हर्जाना दिया। सदानंद की वजह से रिचा के परिवार को बहुत बुरी हालत में अपने दिन निकालने पड़े और इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए उसने अनन्या को किडनैप किया। लेकिन आकाश को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए उसने आकाश को मार डाला और नंदू के प्लानिंग के बारे में भी वो जानती थी। इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाकर अनन्या को किडनैप किया क्योंकि वो सदानंद को बर्बाद करना चाहती थी। खेल तो बहुत अच्छा खेला था तुमने रिचा, लेकिन एक बात भूल गई कि कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। वाह सर, क्या बात है। जवाब नहीं आपका सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। काश तुम मेरे साथ होते बेटा, बहुत याद आती है तुम्हारी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? तुम? नमस्ते ससुर जी। अरे अरे, तुम अंदर क्यों चली आ रही हो? और कौन ससुर जी? किसके ससुर जी? कौन हो भाई तुम? याददाश्त तो ठीक है ना आपकी ससुर जी? मैं पायल, आपकी बहू। और कौन?
इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मेरी बहू पायल नहीं है। अगर ये झूठ है ससुर जी तो कह दीजिए, अभय और मेरी शादी दिल्ली में हुई थी, ये भी झूठ है। दिल्ली? पकड़ा, झूठ पकड़ा इंस्पेक्टर। अभय और पायल की शादी दिल्ली में नहीं, मेरठ में हुई थी। इसका झूठ पकड़ा गया इंस्पेक्टर। ठीक है मनोहर जी, शादी के फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए जिससे आपकी बात प्रूव हो सके। फोटोग्राफ्स? फोटोग्राफ्स तो नहीं है इंस्पेक्टर। दरअसल उनकी शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि कैमरामैन बुला ही नहीं पाए। लेकिन मेरे बेटे के मोबाइल से एक फोटो खींची गई थी, वो उसके कमरे में है, चलकर देख लीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, ये रही। ये क्या? इस फोटो में ये लड़की कैसे आ गई? मनोहर जी, इस फोटो में तो आपके बेटे के साथ ये लड़की पायल है, हैं? आह, आह, आह। मनोहर जी, आप बात करने की हालत में हैं क्या? जी कर सकता हूँ। मनोहर जी, अगर ये नकली पायल है तो असली पायल कहाँ है? और आप? जी इंस्पेक्टर, शादी के कुछ दिनों बाद ही पायल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो हर छोटी बात पर झगड़ा लेकर बैठ जाती थी और एक दिन अचानक वो एक लेटर छोड़कर अपने किसी यार के साथ गायब हो गई। लेकिन उसके परिवार ने हमारे खिलाफ पायल को गायब और मारने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस आए दिन अभय को परेशान कर रही थी। अपनी बदनामी और कोर्ट कचहरी से तंग आकर उसने एक दिन खुद को आग लगा ली। सच ये नहीं है सर, सच ये है कि अभय और मैं नदी किनारे घूमने गए थे, जहाँ पर फिसल जाने से उनकी मौत हो गई थी। उन्हें अपने मरने की इंट्यूशन शायद पहले ही हो गई थी, इसीलिए उसने अपने मरने के कुछ दिन पहले ही घर और जमीन सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। शायद इसीलिए ससुर जी मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। खामोश हो जा लड़की, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ पर झूठ बोली जा रही है। मेरे बेटे ने कोई घर जमीन इसके नाम नहीं किया। विश्वास कीजिए मेरा इंस्पेक्टर, मेरे पास इसे झूठ साबित करने के लिए एक पक्का ठोस सबूत है सर। दिखाइए। उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा। इस गली में हमारे घर की पुरानी नौकरानी बसंती रहती है। वो इस झूठी पायल का नकली नकाब नोच डालेगी। यहाँ तो ताला है। हमें भी दिख रहा है। रुको रुको रुको। जी साहब, ये बताओ, इस घर में जो लेडी रहती है बसंती, कहाँ मिलेगी वो? किसी ने आपको गलत बता दिया है साहब। अरे इस घर में तो क्या, इस पूरे गांव में बसंती नाम की कोई महिला नहीं रहती। चलिए मैं चलता हूँ साहब, राम राम। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। मैं खुद 2 बार उसे यहाँ छोड़ चुका हूँ। आपका भी कमाल है मनोहर जी। पायल झूठ बोल रही है, यहाँ रहने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है कि 1-2 घंटे में आप हमें भी झूठा बोलने वाले हैं। ये किसका फोन है भाई? हाँ हेलो, क्या? ठीक है, जल्दी से अभी फोटो सेंड करो मुझे। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि शहर से बाहर जंगल में एक महिला की लाश मिली है। ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं क्या? हाँ, ये तो बसंती है। किसने मारा इसे? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि बसंती का कातिल कौन है। सर, अगर बसंती यहीं रहती थी तो वो आदमी झूठ क्यों बोल गया कि यहाँ कोई बसंती नहीं रहती? वो जरूर क्रिमिनल्स का आदमी होगा। ये मामला जितना छोटा लग रहा था उतना है नहीं कामिनी जी। कुछ तो बड़ा चल रहा है। तो सर, मैं उस साइकिल वाले को पकड़ूं? कामिनी जी, वो परिंदा साइकिल पर था, जाने किस गली में मुड़ा होगा। अरे उसे पकड़ना मुश्किल है, आप छोड़िए उसे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां सोचते हैं कि आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर, एक और तरीका है पायल का सच जानने का। पायल रॉयल कंपनी में जॉब करती थी। मैं उसके मैनेजर जगन को कॉल करता हूँ, वो बता देगा कि ये पायल नकली है। 1 मिनट सर। जगन बेटा, मेरे बगल में जो लड़की खड़ी है, इसे पहचानते हो? ये आपकी बहू पायल है सर, और हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉई है। क्यों, क्या हुआ?
कोई नया खेल खेला जा रहा है क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक आदमी पूरी दुनिया खो दे सकता है, लेकिन माँ बाप को नहीं। इंस्पेक्टर, आप पायल के माता पिता को बुलाइए। उनके आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहिए इंस्पेक्टर, क्यों बुलाया आपने? अरे पायल बेटा, समधी जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? श्याम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका समधी हूँ, ठीक है, पर ये आपकी बेटी पायल कैसे हुई? ये कैसा बेहुदा मजाक है मनोहर जी? पायल मेरी बेटी है तो बेटी है, कैसे हुई का क्या मतलब? ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं श्याम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बात ऐसी है मनोहर जी कि आपने जितने भी लोगों को सामने लाया है उन सभी ने इन्हें ही पायल बताया है। अब आप भी मान जाइए कि यही पायल है और आप अपनी बहू के साथ खुशी से चैन से रहिए। क्या दिक्कत है? एक मिनट इंस्पेक्टर, मेरे पास एक और सबूत है। सुन लड़की, अगर तू सच में मेरे बेटे की पत्नी है तो मेरे बेटे के शरीर की कोई निशानी बता। अभय के दाहिनी जांघ पर एक बड़ा तिल था। उसके बाएं पैर के घुटने पर बचपन से ही रेड मार्क था। उसकी छाती पर एक कट का निशान था जो ब्लेड से खेलते हुए लग गया था। इतना काफी है या और कुछ भी बताऊं ससुर जी? मनोहर जी, इन्होंने जो कहा वो सही कहा। सही कहा, पर मैं अभी भी कहूंगा कि ये लड़की मेरी बहू पायल नहीं है। मनोहर जी, आपके पास और कोई ठोस सबूत है जिससे साबित हो सके कि ये असली पायल नहीं है? मेरे पास अभी भी एक आखिरी और सबसे ठोस सबूत है, और वो है पंडित गोपाल दास, जिसने अभय और पायल की शादी कराई थी। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हेलो पंडित जी, आप MG रोड पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? जी जी जी। इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी कल सुबह 9 बजे आ जाएंगे। जी नहीं, ये वो पायल नहीं है जिससे इनके बेटे अभय की शादी हुई थी। वो तो कोई और थी। देखा इंस्पेक्टर, आपने सुना, ये मेरी बहू पायल नहीं है। अब तो आपको यकीन हो गया ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मनोहर जी, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि ये लड़की जो आपको बेवकूफ बना रही है ये आपकी बहू पायल नहीं है। लेकिन बेटा, ये आपका बेटा अभय जरूर है। क्यों बसंती, तुम जिंदा हो? क्यों? इसे जिंदा देख हैरान हो गए तुम दोनों? कुछ समझ आया या नहीं? अरे मैं समझाता हूँ ना। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि आपके प्रिय बेटे ने पायल को जलाकर मार डाला और उसे कहीं दफना दिया। इस बीच पायल के माता पिता ने आपके बेटे पर पायल को गायब करने और मारने का केस दर्ज कर दिया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए तुम बाप बेटे ने किसी XYZ की बॉडी को जलाकर उसे अभय की लाश प्रूफ कर दिया। अब इससे कोर्ट केस तो बंद हो गया, लेकिन भगवान की अदालत में जो केस एक बार खुल जाता है ना, वो बंद नहीं होता। तो जिस जगह पायल की लाश को तुम्हारे बेटे ने दफनाया था उसे एक डॉगी ने खोद कर बाहर निकाल लिया, और उसके बाद श्याम जी और अनीता जी ने आपके बेटे को कानपुर मार्केट में देख लिया और मुझे खबर कर दिया। बस, जिसके बाद मैंने भी एक नाटक का जाल तैयार किया और तुम दोनों बाप बेटों को उसमें फंसा लिया। तो मनोहर जी, ये पायल नहीं बल्कि लाल चौक थाने की इंस्पेक्टर रागिनी सिंह है, जो ड्रामा कंपनी में भी काम करती हैं, और आज इनका ड्रामा यहाँ काम आया। वेल डन रागिनी, वेल डन। थैंक यू। आपने मुजरिम को पकड़ने के लिए हमारी बहुत अच्छी मदद की है। वेल डन, वेरी गुड। ये तो मेरा फर्ज था सर। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों बाप बेटे को छोड़िएगा मत। आप टेंशन मत लीजिए, ये आदमी नहीं बचेगा, मेरा वादा है आपसे। जितनी बेरहमी से तूने पायल को मारा था ना, अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के कातिल को पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ इंसाफ हुआ है। श्याम जी, इंसाफ तो भगवान करता है, हम सब तो एक जरिया है बस, और क्या। एक न एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है, उसे सजा जरूर मिलती।